सो ठीक है, हम लोग यहाँ पे अपना जो सेशन है आज स्टार्ट कर देंगे। अपना जो फर्स्ट क्लास है ये रहेगा सेल बायोलॉजी के ऊपर। तो बेसिकली सबको नॉलेज होगी कि जो सेल बायो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है हम सबके लिए। किस बेसिस पे? क्योंकि कोई भी यूनिट आप अगर पढ़ते हो, हर एक यूनिट के अंदर अबाउट दिस सेल आपको हमेशा देखने को मिलता है। तो इसीलिए फर्स्ट हमें यही पता होना चाहिए कि सेल क्या है, सेल कैसे आया, जो सेल के अंदर हर एक पार्ट है उसको हम क्या क्या नाम यहाँ पे देते हैं। डिटेल स्टार्ट करने से पहले हमारा बेसिकली जो टारगेट है, हमारा मेन टारगेट है कि हमें एमएससी एंट्रेंस जितने भी होते हैं इंडिया के अंदर, आइदर सीयूईटी या फिर अलग अलग स्टेट में, अगर मैं जैसे हरियाणा की बात करूँ एमडीयू, केयू के, अगर मैं ओडिशा की बात करूँ वहाँ पे सी पैट नाम से एग्ज़ाम होता है, अगर मैं यूपी साइड की बात करूँ, अगर मैं सही बोल रही हूँ तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूँ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, पीयू सेट जिसको बोलते हैं, हिमाचल साइड जितने स्टूडेंट्स बेसिकली मेरे पास आते हैं, जितना मुझे एग्ज़ाम्स का आइडिया है वो जैसे कि दिब्रुगढ़ यूनिवर्सिटी असम, इसके अलावा कॉटन यूनिवर्सिटी असम, इसके अलावा असम में ही अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा राजस्थान यूनिवर्सिटी, और अगर हम देखें पुणे यूनिवर्सिटी, तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बेसिकली जो सिलेबस होता है होता सेम है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं, मान लो आप चाहे कहीं के भी हो, अगर हम 11th-12th की बात करें बुक तो सबके सेम है। बीएससी के अंदर डिफरेंसेस क्या जाते हैं, सभी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने अकॉर्डिंग अपना जो सिलेबस है उसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो क्या ऐसा है कि मैम हर एक चीज़ अलग हो जाएगी? अलग सब कुछ नहीं होता, थोड़ा सा क्राइटेरिया, जैसे कि मान लो एक चीज़ है, मैंने कहा एक बुक है जिसमें 100 पेजेस है, एक यूनिवर्सिटी की डिमांड ये है कि इसमें जितना भी मॉडर्न चीज़ें हैं, मॉडर्न चीज़ों में कि मेन मेन साइंटिस्ट, मेन मेन डिस्कवरी, इम्पॉर्टेंट चीज़ें, बस इतना कर लो, दैट्स इट। एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जो ज़्यादा मॉडर्न पे नहीं जाती, सिर्फ ओल्ड जो चीज़ें हैं, पुरानी बातें कि किस साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवरी की थी, किस साइंटिस्ट ने किस चीज़ के बारे में बताया था, सिर्फ उस पर फोकस करती है। एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जो सिर्फ नीट लेवल में जो बातें आती हैं उसके ऊपर ही है, ना इससे ज़्यादा है ना इससे कम है। तो अब हम कैसे अपनी प्रिपरेशन को करें? प्रिपरेशन में हमारी जो प्रायोरिटी होगी, नीट लेवल पे जितना भी कुछ आता है वो तो हमें 100% आना चाहिए। क्योंकि अगर हमें यही चीज़ नहीं आएगी तो हम कोई भी एडवांस चीज़ को अच्छे से कभी भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मॉडर्न चीज़ें, ये भी अगेन हमें यहाँ पे बिल्कुल 100% बोलना भी ठीक नहीं है, क्योंकि मॉडर्न में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं एक्सेस ही डेप्थ से होती हैं, पर उसकी एक लिमिट हम यहाँ पे सेट करेंगे। लिमिट किस बेसिस पे होगी कि आईआईटी जैम का जो एग्ज़ाम है, गेट बी का जो एग्ज़ाम है, सीयूईटी का जो एग्ज़ाम है, और पुराने जो जेएनयू के, डीयू के, बीएचयू के जितने भी पेपर थे उन सबको देखते हुए कि कितना डेप्थ तक चीज़ों को पूछा गया है, वो सब हम यहाँ करेंगे। तो ये एक तरीके से 90% मॉडर्न चीज़ों की तरफ हम जाएंगे। ओल्ड चीज़ों में अब इस चीज़ का क्राइटेरिया थोड़ा सा वेरी कर जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी या फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी या फिर डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इनमें पता नहीं चलता कि कब कौन सी इन्वेंशन पूछ ली या कब किस साइंटिस्ट का नाम पूछ लिया। तो इसमें हम अपने माइंड से जितना हमें लगता है कि हाँ भाई इतना इम्पोर्टेंट है, हमें डिस्कस करना चाहिए, वो हम करेंगे। पर फिर भी हो सकता है कि आपने 10-15 साल के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, आपके सामने कोई साइंटिस्ट का नाम आ गया, आपके सामने कोई ऐसी चीज़ का नाम आ गया, हो सकता है मैंने भी नहीं सुना हो, मुझसे डिस्कस करो, खुद उस चीज़ को देखो, ग्रुप में हम उस चीज़ को शेयर करेंगे। और अब लगा कि ये चीज़ क्लास में डिस्कस नहीं हुई, लगा ये कुछ नया है पर क्वेश्चन आया हुआ है, उस चीज़ को हम ग्रुप में सबके साथ शेयर करेंगे सो दैट उसको हम अपने नोट्स में ऐड कर ले। तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हमें पीवाईक्यू की हेल्प से, प्रैक्टिस की हेल्प से जानने को मिलेंगे, जिनको हम स्टार मार्क कर करके एक्स्ट्रा में नोट्स में ऐड कर लेंगे। मैम फ़ायदा क्या है उस चीज़ का? फ़ायदा ये है यहाँ पे कि काफ़ी बार नहीं पता चलता, ऐसे लगेगा कि यार अजीब सा नाम है, पता नहीं इम्पोर्टेंट नहीं होगा,
पर पता चले पेपर में उसी नाम को पूछ लिया गया है। इस बार CUET में कुछ कुछ चीजें ऐसी हुई हैं, तो वो चीजें फिर हम कैसे देखें? उन चीजों को देखने का यही तरीका है, याद हो या ना हो, अपनी सबको सबसे पहली चीज इम्पोर्टेंट यही है कि एक अलग से नोटबुक बनानी है, सो दैट उसमें आप अपने नोट्स को मेंशन कर पाओ। तो जो रूल्स हैं कि भी आपको स्टडी कैसे करनी है, पढ़ने के हमारे जो रूल्स यहाँ पे रहेंगे वो यही रहेंगे कि एक सेपरेट नोटबुक सबकी होनी चाहिए। अब हो सकता है यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि मैम हमने तो हमारी BSc से पहले नीट की कोचिंग की हुई थी और हम पे तो नोट्स हैं, तो हम नहीं बनाएंगे। अब ऐसी गलती काफी बच्चे करते थे। इसमें देखो मैं ये दोनों चीजें कह सकती हूँ। क्या हो गया, कोई नहीं आपके पास नीट की नोटबुक है, जब आपने सोच ही लिया है कि मुझे अपना 1 साल पूरा यहाँ पे देना है और स्टार्टिंग ही तो है, कॉपी तो नहीं बना ही लो और फिर से नई नई चीजें लिखते चलो। अगर आपको लगता है कि मेरी उस नोटबुक में मैंने लिखा हुआ है पर इतना अच्छे से याद नहीं होगा, पर फिर भी कुछ बच्चे होते हैं जिनको याद है, तो वो वहां पे कुछ अपने चिट नोट्स लगाएंगे, कुछ कुछ देखेंगे कि हाँ ये है ये नहीं है, इतना टाइम उस एनर्जी वहां लगी। इससे बेटर है ना, नई कॉपी में नई तरीके से चीजों को लिखो। कुछ चीजें माइंड में आपके हैं कि अरे ये तो बहुत बेसिक है मेरे लिए, मुझे बिल्कुल आता है, तो मत लिखो, ठीक है। पर स्टार्टिंग से चीजों को लिखोगे तो ये होगा कि एक अपना सेपरेट हो जाएगा कि मैम ने ये सब कराया है, मैंने किया हुआ है, सेम है, चलो कोई नहीं, रिवाइज हो गया, वो चीज आपकी पॉलिश होगी। पर कोई चीज नहीं आई तो अच्छा, उस चीज को मैंने इस तरीके से बताया, क्या पता मेरी बेटर समझ में आ गई हो सकता है एक दो टॉपिक आपको पहले से बेटर आते हो। सो काफी सारी चीजें होती हैं। मेन हमें इस एंट्रेंस की प्रिपरेशन में जो बातें ध्यान रखनी होती हैं वो यही है कि हम कैसे मैनेज करें। तो स्टार्टिंग में आपको एक मैं नॉर्मल मैनेजमेंट के बारे में ही बता रही हूँ। मैनेजमेंट में ये है कि नोट्स आपको हमेशा अपने बनाने हैं। कभी भी कंफ्यूजन लगे कि मैं इस काम को करूं या नहीं करूं, तो उस केस में उस काम को कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे माइंड में 3-4 दिन ये कंफ्यूजन चलता है जिसके रहते ना हम उस काम को करते ना हम उस काम को छोड़ते, फिर हमें करना पड़ता है। इससे बेटर है एक बार जोर आएगा पर उस काम को कर लो, ठीक है। इसके अलावा हमेशा ये कोशिश रहनी चाहिए कि बैकलॉग को आप अवॉइड करो, क्योंकि अब देखो सबका कॉलेज है 4 से 5 या 6 बजे तक है, शाम को फिर हमेशा होता है कि या तो फ्रेंड्स के साथ जाना है या कुछ करना है या जिम करनी है, एक्सरसाइज करनी है, खाना बनाना है, काफी सारे काम होते हैं। शुरुआत में कोशिश रखो कि एक कनेक्टिविटी बनी रहे, क्योंकि जब तक बच्चा लाइव आता है, जब तक बच्चा साथ साथ चीजें करता है, उसकी कनेक्टिविटी हमेशा अपने टीचर के साथ बनी रहती है, क्लासमेट्स के साथ बनी रहती है। जैसे ही उसने एक बार क्लासेस को बंक करना स्टार्ट किया और ये सोचना स्टार्ट किया अरे रिकॉर्डिंग ऑप्शन में है, मैं बाद में कर लूंगा इस चीजों को, तो उस केस में हमेशा कुछ ना कुछ उसका लैग कर जाता है। या तो क्लास में जो टेस्ट होंगे वो नहीं दे पाएंगे, या मैं कुछ कहूँ कि चलो लाइव कुछ डिस्कशन करते हैं, वो नहीं हो पाएगा। मैंने कहा कोई डाउट है, अगर नहीं पढ़ाई की तो ना कोई डाउट आ पाएंगे, और लास्ट में चीजें इकट्ठी होती जाती हैं और बड़ी प्रॉब्लम होती है। लाइव नहीं ले पाए कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैंने गूगल मीट से आपकी क्लास ली तो तुरंत मैं आपकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगी विद इन 10 मिनट्स। अगर हम डायरेक्ट अपना SWPM से क्लास कर रहे हैं, ऐप से क्लास कर रहे हैं, तो वो रिकॉर्डिंग आने में 1 से 2 घंटे का टाइम लगता है। तो क्लास अगर अपनी ज्यादा लेट हुई रात को और आप सोते हो 11-12 बजे, तो रिकॉर्डिंग देख के सो, या फिर आपको लगा आपने क्लास भी नहीं की तो आप 10 बजे सो जाओ, सुबह 4 या 5 बजे उठ जाओ। कॉलेज आपको 8 या 9 बजे जाना है, तो 5 से 7 मॉर्निंग में हमेशा अपने उस बैकलॉग को कंप्लीट करके ही आपको सोना है। कभी भी हमेशा आपको ये नहीं रखना कि कोई नहीं बाद में हम उस चीज को कर लेंगे। अरे मोनिका मैम, ये तो स्टूडेंट्स की क्लास है, आप गलती से आ गए। मीटिंग नहीं थी, क्लास है ये, ठीक है। तो ओके ओके, हाँ जी, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। तो फिर यहाँ पे ये सारे कुछ बच्चे रूल्स हैं सबके लिए कि नोट्स बनाना है, बैकलॉग नहीं रखना है, ताकि आप टेस्ट दे पाओ, ताकि आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे। इन केस आपकी क्लास छूट गई, इन केस आप 3-4 दिन के लिए बाहर चले गए, डेली अगर 2-2 क्लास हो रही है, एक दिन की 2 क्लास मतलब 4 दिन की 8 क्लास, 8 क्लास, एक क्लास अगर 2 घंटे की हुई मतलब 16 घंटे का बैकलॉग। मतलब ये चीजें, छोटी छोटी चीजें ही हमेशा इतना प्रेशर बना देती हैं, मतलब टाइम मैनेज करना फिर एंड तक मुश्किल हो जाता है। तो शुरुआत में कनेक्टिविटी रहेगी कि कितना आप गेन कर पा रहे हैं, कितना आपको सेल्फ स्टडी का टाइम चाहिए, सो दैट आपको भी कंफर्टेबल रहे,
हमें भी कंफर्टेबल रहे और मिल के हम प्रैक्टिस भी कर पाएं और हर एक चीज को पेस के साथ पढ़ पाएं। ये हमारा रहेगा यहाँ पे तरीका पढ़ने का। अब मैं आती हूँ फिर से सिलेबस पे कि मैम आप क्या कहना चाह रहे थे कि देखो नीट लेवल का आता है, कुछ ओल्ड तरीके की चीजें हैं, कुछ मॉडर्न तरीके हैं। नीट लेवल हमेशा 100% होगा। एडवांस में हर एक चीज नहीं जाननी होती, एडवांस में लिमिटेड चीजें हमें जाननी होती हैं, तो वो हमारा यहाँ पे टारगेट होगा। इसके अलावा ओल्ड चीजों में करेंगे हम सब कुछ, पर फिर भी आपको हो सकता है कुछ साइंटिस्ट के नाम, कुछ डिस्कवरीज मिल जाएं, तो वो टेंशन नहीं लेनी है। क्वेश्चन मिल गया, मुझे शो करो, ग्रुप में शेयर करो, मिलके हम उस चीज को नोट्स में ऐड कर लेंगे। लगा बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं मना कर दूंगी। अब बात हुई कि मैम हम किस तरीके से सिलेबस को फॉलो करें। काफी सारे बच्चों का डाउट होता है। मेरी प्रायोरिटी रहती है कि जो यूनिवर्सिटी थोड़ी टॉप में है, जैसे कि JNU, BHU, इसके अलावा DU और कुछ जैसे IIT जैम, गेट भी, एडवांस यहाँ से हमें भर भर के मिलेगा। कुछ हमारी नॉर्मल यूनिवर्सिटीज जो कि थोड़ी स्टेट लेवल की हैं, वहां से हमें ओल्ड चीजों को पता चलेगा। तो यहाँ से मैंने अभी DU का BSc का सिलेबस ये खोला हुआ है, तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि सेल बायो में बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है। हर एक टॉपिक आपको यहाँ मिल जाएगा। जैसे बेसिकली अगर मैं बात करूँ, नीचे आपको दिख रहा हो सेल डिवीजन, सेल डिवीजन पूरा ये चैप्टर है, माइटोसिस, मियोसिस, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। ये रेगुलेशन का मतलब है कि कैसे माइटोसिस मियोसिस रेगुलेट होती है। ये चीज हमारी थोड़ी सी एडवांस में आती है, जो कैंसर बायोलॉजी के रिस्पेक्ट में डिटेल आती है जूलॉजी स्टूडेंट्स के, बॉटनी के इतना नहीं आती, पर मेन कैसे सेल साइकिल चलती है, क्या होता है, वो सब इसमें आता है। हम देखेंगे उन सब चीजों को। माइटोसिस मियोसिस की हर एक बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जेनेटिक्स के रिस्पेक्ट में आ जाती है, ये रिप्रोडक्शन चैप्टर के रिस्पेक्ट में आ जाती है। साथ ही साथ ये जो माइटोसिस मियोसिस है, इसकी हेल्प से हम ये देखते हैं ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करेगा, तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भी ये चीज आ जाती है। तो इन जनरल हमारे लिए छोटी छोटी बातों को जानना जरूरी है। तो पूरा आपका जो बेसिक लेवल का चैप्टर, हर एक बात यहाँ सिखाई जाएगी। अब इसके अलावा सेल बायो जो चैप्टर है, इसमें हमें क्या करना है। इसमें देखो सेल क्यों स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं प्रोकैरियोटिक सेल के। अब प्रोकैरियोटिक सेल सबको अगर पता हो, हमारा जो बैक्टीरिया होता है प्रोकैरियोटिक नेचर का है, और बैक्टीरिया किस में आता है, मोनेरा किंगडम। हर एक चीज अगेन बता रही हूँ मैं, फिर से बताई जाएंगी, अभी जस्ट एक ओवरव्यू है कि सिलेबस में क्या है। और मोनेरा जो है किस में आता है, माइक्रोबायोलॉजी में आता है। तो एक तरीके से सेल बायो जो है काफी हद तक आपका माइक्रोबायोलॉजी से भी रिलेटेड है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल कैसे बना, देन यूकैरियोटिक सेल की कैसी सेल वॉल है, कैसी इसकी सेल मेम्ब्रेन है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक होता है। हर एक चीज यहाँ मेंशन करेंगे कि कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा लीस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यूकैरियोटिक है तो भाई ऑर्गेनलीज तो सारी पढ़नी पड़ेंगी। ऑर्गेनलीज में हर एक ऑर्गेनली के बारे में सारी बातें हैं, जिसमें डिटेल जो है सेल मेम्ब्रेन की सबसे ज्यादा होती है। रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल होता है, कैसे प्रोटीन बनेगा कैसे नहीं बनेगा, ये सब बातें। बाकी इन जनरल फिर भी मैं आपके मान के चल रही हूँ कि 10 से 15 सेशन मैं सेल बायो पे लूंगी, जिसमें हर एक छोटी से छोटी बात जो आपको शायद पता हो तो पॉलिश हो जाएगी, कभी नहीं ध्यान दिया हो तो उस पर फोकस कराया जाएगा, सो दैट हम कुछ भी मिस ना करें। और हमारी ये 1 साल की जर्नी जो है, इसमें हम इतना कुछ सीख जाएं कि कॉलेज हमारे मन में ऐसे आए ही नहीं कि हमें कॉलेज से मतलब है या नहीं। कॉलेज है वो तो तैयारी होगी तो मिल जाएगा, पर हमारा मेन फोकस इस पे रहना चाहिए कि हमें अगर हम यहाँ पे आए हैं तो कुछ सीख के जाना है, और ऐसे सीख के जाना है कि कॉलेज का पता नहीं, पर लाइफ में इसके बाद कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि जॉब में मैं कैसे करूं। मेरे को एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, चाहे मैं स्कूल टीचर, चाहे मैं कॉलेज टीचर बनूं, चाहे मैं UPSC के थ्रू जाऊं, या फिर मैं किसी रिसर्च लेवल पे जाना चाहूँ, CSR, गेट, नीट। तो ये सब अगर आपको करने हैं तो उसके लिए आपका इतना स्ट्रॉन्ग बेसिक, प्लस में BSc लेवल की हर एक चीज, क्लासिकल हो या एडवांस हो, उसको हम ऐसे करेंगे कि जैसे हमने कभी सीखी ना है। तो सिर्फ इस चीज के अंदर मेन आपको करना है, हमेशा सिंसियर रहना है। मैंने अगर ग्रुप में मैसेज किया तो ये नहीं कि अभी शुरू के 10-15 दिन बस आप रिप्लाई कर रहे हो, उसके बाद आप ऐसे ही सुस्त हो गए। मतलब ये जो जर्नी है, मेन स्ट्रगल आपका है। उस स्ट्रगल में आपने मुझे अपना साथी बनाया कि मैम आप
मुझसे अकेले ये जर्नी में पढ़ा नहीं जाएगा, मुझसे संभाला नहीं जाएगा। तो आप और आपकी टीम मुझे सपोर्ट करेगी कि कैसे मुझे इस जर्नी में आगे जाना है, सो दैट मेरी कोई भी चीज में दिक्कत ना हो। तो वो चीज तभी पॉसिबल है जब आप खुद के साथ लॉयल रहेंगे। अगर आपने कोई चीज नहीं पढ़ी तो बेवजह खुद को इस झूठे बहकावे में नहीं रखेंगे कि मैंने कर लिया। आपको हमेशा लॉयल्टी के साथ हर एक काम करना होगा, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने होंगे, आपको कोई भी टेस्ट अवॉइड नहीं करना। और आपको लगे कि मुझे कोई चीज पढ़नी है, ठीक है, तो वो आपको हमेशा पढ़नी है। आपको काम को टाइम पे करना है। आपको चीजें लगे कि मेरा कॉलेज, मेरा पढ़ाई, मेरा एंट्रेंस मैनेज नहीं हो रहा, तो आपको अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना होगा, अपना एक ट्रैकर बनाना होगा। टाइम टू टाइम काउंसलिंग करते रहेंगे, पर उसमें जरूरत है कि आप कैसे उन चीजों को करोगे। ठीक है, तो अभी मैं कुछ क्लासेस आपकी प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स के साथ यहाँ पे करूंगी कि मैं हर कुछ लिख रही हूँ, साथ साथ आप भी लिखो। आपको लग रहा है कि हमने लिख रखा है, कोई नहीं, बाद में लिखो। आपको लग रहा है कि अभी मुझे सुनना चाहिए, ताकि मैं एक बार 2-3 क्लास में थोड़ा एडजस्ट हो जाऊं मैम के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ सुनो, जितना लिखा जा रहा है लिखो। थोड़ा सा हम शुरू में होता है ना, बच्चे को एडजस्ट कराना होता है। बच्चे को होता है ना कि भी हम नए हैं, हमारा इंटरेक्शन होना चाहिए। आप भी एडजस्ट हो, हम भी देखें कि आप कितना एडजस्ट कर पा रहे हो। तो थोड़ा सा चीजें हम इस तरीके से ही करेंगे कि आपको प्रेशर फील ना हो कि एकदम से सब कुछ डाल दिया। जब हम एडजस्ट हो गए तो कुछ पीपीटी का भी हेल्प लेंगे, कुछ लिखेंगे भी, कुछ नोट्स। हर एक चीज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगी, कुछ ऐसा नहीं होगा जो आप पे थोप दिया जाएगा। ठीक है, तो रेडी हो सब लोग अपनी प्रिपरेशन के लिए। कोई भी चीज आपको ऐसे बिल्कुल भी फोर्स नहीं की जाएगी कि आपको ऐसे करनी है। होपफुली सब लोग पूरी एनर्जी के साथ यहाँ पे आए हैं। ठीक है, सेशन स्टार्ट करें। मोटिवेशन आ गया पूरा अंदर में? कोई यस। और, कोई और किसी का यस डाउट हो? मैम। नींद तो नहीं आई, पका तो नहीं दिया मैंने आप लोगों को? नो मैम। ठीक है, ठीक है, चलो फिर अब फाइनली फिर हम अपना सेशन जो है इसको स्टार्ट करते हैं। और सेशन में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेल बायोलॉजी, इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के अंदर हमारे सीधे माइंड में ये आता है कि भी हम क्यों पढ़ रहे हैं सेल, क्या नीड है सेल को पढ़ने की। तो नीड के बेसिस पे हमें ये समझ में आता है कि जब हम देखते हैं अपनी सराउंडिंग को, मैं यहाँ पे हूँ, मैंने कहा कि मैं तो मेरी सराउंडिंग को देखना चाह रही हूँ, मेरा सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। हो सकता है ज़्यादा स्लो लगे, क्योंकि अगर मैं लिख लिख के पढ़ाऊंगी तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। हम अगर हमारा देख रहे हैं सराउंडिंग एनवायरनमेंट को, तो हमारे एनवायरनमेंट में कितनी टाइप की चीज़ें हैं? 2 टाइप की चीज़ें हैं। क्या कोई कुछ कह रहा है? मैम आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ओह सॉरी, मैंने अभी वो कर दिया था, स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दी थी, ध्यान नहीं रहा। अभी दिख रहा है? हाँ मैम। ठीक है, तो अगर हम देखें हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट को, तो हमारे एनवायरनमेंट में 2 तरीके के चीज होते हैं। एक होता है लिविंग थिंग्स। राइटिंग मेरी थोड़ी ऐसी ही आती है स्क्रीन पे, पेन पेपर पे तो अच्छी आती है। एक होती है नॉन लिविंग थिंग्स। फिर भी लगे किसी को कोई वर्ड बाद में समझ नहीं आया नोट्स में तो पूछ लेना। तो जो लिविंग थिंग है वो लिविंग क्यों है? जैसे अभी आपने निधि मैम के साथ आपका जो बेसिक चैप्टर था, वो इसीलिए मैंने क्यों स्टार्ट करवाया है, इसी पर्पज से कि आपको ये पता चले कि जो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है, या फिर जो बेसिक्स हैं टेक्सोनॉमी के, बिल्कुल जीरो लेवल से हम यहाँ लेके चल रहे हैं कि यहाँ हम ये देख रहे हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक मेजर डिफरेंस क्या है। लिविंग लिविंग क्यों है, नॉन लिविंग क्यों है। लिविंग थिंग है, एक नॉन लिविंग थिंग है हमारे सराउंडिंग में। वाई, व्हाट मेक इट लिविंग? जो सेल है, ड्यू टू सेल, ड्यू टू सेल। कि एक सेल है, इसकी वजह से ये जो ऑर्गेनिज्म है या फिर ये जो एंटिटी है यहाँ पे प्रेजेंट है, ये लिविंग है। नॉन लिविंग क्यों है? बिकॉज इसके अंदर कोई सेल नहीं है। बाकी क्या ऐसे फीचर्स हैं जो लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करते हैं, ये सब चीजें आपने आज पढ़ी होंगी, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जनरली आता है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अलावा कॉन्शियसनेस। पर जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेटाबॉलिज्म है, जो कॉन्शियसनेस है, ये लिविंग का फीचर है। पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो नॉन लिविंग में भी हैं, जैसे कि ग्रोथ। नॉन लिविंग चीजों में एक्सटेंसिव ग्रोथ है। कुछ चीजें ऐसी हैं
जिनके बेसिस पे हम ये कहते हैं कि वो सारे लिविंग में नहीं है, जैसे कि रिप्रोडक्शन, स्टेराइल ह्यूमन कपल, म्यूल, वर्कर बीज, ये सब ऐसे हैं तो लिविंग, पर इनमें सब में रिप्रोडक्शन नहीं है, इसीलिए वो एक डिफाइनिंग फीचर नहीं हो पाता लिविंग का। तो वो बात थी क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि क्या ऐसा है जो एक लिविंग को नॉन लिविंग से अलग कर देता है, वो है सेल। तो सेल अब होता क्या है, व्हाट इज ए सेल। हमने कहा कि एक सेल ने अलग कर दिया लिविंग को नॉन लिविंग से। सो व्हाट इज ए सेल। तो सेल की डेफिनेशन में हम हमेशा यही कहते हैं कि सेल क्या है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो अब यहां से बात आया कि अगर मैंने कहा कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, तो ऑर्गेनिजम्स काफी ऐसे होंगे जिसमें ये एक सिंगल सेल होगा, काफी ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जिसमें मल्टीपल नंबर में सेल होंगे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर, ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर हमने ये देखा कि हमारे सराउंडिंग में रहते हैं भाई दो तरह के ऑर्गेनिज्म। एक होते हैं यूनिसेलुलर, सबको पता है, एक होते हैं मल्टी सेलुलर। बिल्कुल जीरो लेवल से ले रहे हैं ताकि कोई भी चीज बाद में अगर मैं बोलूं कि इसका आपको पता होगा, तो वो चीज मैं ऐसे सोच के ना चलूं कि आपको पहले से पता होगा, वो चीज मैं ये सोच के चलूं कि आपने मुझसे पढ़ा है इसीलिए पता होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर यूनिसेलुलर है और मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर का मतलब वन सेल है बॉडी में, मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है, मल्टीपल सेल्स हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। ठीक है, तो जो वन सेल है इसके बेसिस पे हम क्या देखते हैं ऑर्गेनिज्म में, और मल्टीपल सेल के बेसिस पे हम क्या देखते हैं एक ऑर्गेनिज्म में, ये चीजें अब हम यहाँ पे करेंगे डिस्कस। तो इसमें अगर मैं आपको ये कहना चाहूँ, अगर मैं आपको ये कहना चाहूँ कि मैंने यहाँ पे देखो डिफरेंस क्रिएट करना है, कि एक बार ये टेबल हम इस टेबल फॉर्म में बना लेते हैं चीजों को, कि अगर मैंने आपको ये कहा कि मैंने एक तरफ लिख लिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक तरफ मैंने लिख लिया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे इनके अंदर क्या है, वन सेल है। ठीक है, एक सेल होने के बावजूद भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एग्जाम्पल में कौन कौन सा किंगडम ऐसा है जो यूनिसेलुलर होता है, पता होगा आप लोगों को। एग्जाम्पल बताओ कौन सा किंगडम यूनिसेलुलर है। 5 किंगडम है ना बेसिकली अकॉर्डिंग टू विटेकर। कौन से किंगडम है बेटा, यूनिसेलुलर में कौन से किंगडम है। किसी का आंसर नहीं आया, आप लोगों को नहीं पता। मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, या फंजाई है, या प्लांटे है, या एनिमिलिया है, क्या होगा। आवाज आ रही है मेरी। हेलो अनुरूपा, अंशु। मैम मैम मोनेरा हाँ, और प्रोटिस्टा भी होता है। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स। हाँ जी, ठीक है। तो यही पर्पस है हमारा कि हमें लगता है बेसिक्स आते हैं पर कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को भूले बैठे हैं, कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाते, तो इसीलिए हम बिल्कुल जीरो से चीज़ों को देखते हैं। तो यूनिसेलुलर में किंगडम मोनेरा जो कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर मल्ट और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। तो यूनिसेलुलर में ये दोनों एग्जाम्पल आ गए। मल्टी सेलुलर में हम देखते हैं मैनी सेल्स, और मैनी सेल्स ये जो हैं ये किंगडम फंजाई और किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमिलिया। तो ये हमारे जितने भी किंगडम है ये मल्टी सेलुलर प्लस यूकैरियोटिक होता है। प्रोटिस्टा ऐसा है जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, मोनेरा ऐसा है जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, किंगडम फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया ये हमारे यहाँ पे ऐसे हैं जो कि मल्टी सेलुलर है। तो बात यह आई कि क्या ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ऐसा तो नहीं है। जो फीचर्स है, अगर हम फीचर्स की बात करें तो यूनिसेलुलर में ये देखा गया, यूनिसेलुलर में ये देखा गया कि इनकी कैपेसिटी है कि भाई ये क्या कर सकते हैं, यूनिसेलुलर की कैपेसिटी है। मोनेरा में जैसे मैंने कहा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया फ्रीली किसी सरफेस पे रह रहा है, बैक्टीरिया की कैपेसिटी है कि मैं सरवाइव कर लूंगा,
या फिर प्रोटिस्टा के हम एग्जाम्पल ले, अमीबा, पैरामीशियम, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, इन सब के पास भी कैपेसिटी है कि फ्रीली रह सकते हैं, इनको जरूरत नहीं है कि मैं किसी पे डिपेंड रहूं। तो यहाँ पे फीचर में देखा गया कि ये क्या कर सकते हैं, फ्रीली सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। और ये अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी असेंशियल एक्टिविटी होती हैं उन सबको परफॉर्म कर सकते हैं, परफॉर्म all essential functions of life। तो ये दोनों चीजें ही सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं कि सारे के सारे फंक्शंस अच्छे से परफॉर्म करे और फ्रीली किसी जगह पे रह पाए, फ्रीली एग्जिस्टेंस, कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इसी चीज को हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। और वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के बेसिस पे ही हम ये कह पाते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये एक सिंगल सेल होने के बावजूद भी अपना काम कर रहा है, फ्रीली रह पा रहा है। मतलब एक सिंगल सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म में हुआ तो वो उसको सारे फंक्शंस कराने के लिए कैपेबल करा देता है। क्या बोला मैंने ये कहा यूनिसेलुलर के पास सिर्फ एक सेल है और एक सेल होने के बावजूद भी ये फ्रीली रह पा रहा है, ये जितने काम इसकी बॉडी को करने चाहिए वो कर पा रहे हैं। तो एक सेल की वजह से इसने सारे काम कर लिए, इसने अपना एग्जिस्टेंस भी रख लिया। सो यहाँ से डेफिनेशन एक पॉइंट निकल के आया कि जो सेल है वो क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। मेरी राइटिंग ये जो बोर्ड है पेन टैप पे ऐसी ही आती है, जो मेरी क्लास अटेंड करेगा उसको फिर भी चीजें समझ में आ जाएंगी मैम ने क्या लिखा है, जैसे ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। जो क्लास नहीं करेगा सीधा नोट्स पढ़ने की कोशिश करेगा, हो सकता है उनको प्रॉब्लम हो। तो कोशिश रखें कि क्लास अटेंड करके ही नोट्स पीडीएफ पढ़े, अदरवाइज मेरी राइटिंग मुझे ही धोखा दे देती है बोर्ड पे, तो आपको तो दे ही देगी, ठीक है। तो यूनिसेलुलर में ये चीज हमने सीख ली। चलते हैं मल्टी सेलुलर की तरफ। अब मल्टी सेलुलर के अंदर हमारे दिमाग में क्या आता है, क्या कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो पैदा होते ही मल्टी सेलुलर था, या कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो पैदा होते ही यूनिसेलुलर था। अब यूनिसेलुलर तो मैम क्या ही बात कर रहे हो, सिंगल सेल है तो पैदा होते ही सिंगल सेल तो हो ही सकता है ना। पर मल्टी सेलुलर कैसे बनता है, मल्टी सेलुलर सीधा डेवलपमेंट ही किसी स्ट्रक्चर की मल्टी से होती है, या इनिशियली वो स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर होता है। क्या कहोगे आप, आपको कितना पता है इस बारे में? क्या कोई ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर है यहाँ पे वो शुरू से ही मल्टी था, या फिर वो अब किसी रीजन से मल्टी सेलुलर बन पाया है? कैसे शुरू हुआ मल्टी सेलुलर का जो लाइफ है वो बताओ। मैम मैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होगा यहाँ पे, रिप्रोडक्शन से क्या बनता है स्टार्टिंग में? जाइगोट बनेगा, उसके बाद माइटोसिस हाँ होगा, जी, डिविजन्स की वजह से मल्टीसेलुलर बनेगा फिर वो। ठीक है, गुड। तो यहाँ पे हम यही देखते हैं कि स्टार्टिंग में हमेशा हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जितने भी मल्टी सेलुलर है, ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म start their life start their life from single cell, from सिंगल सेल। और वो सिंगल सेल क्या है, जाइगोट, ठीक है। और ये जाइगोट कैसे बनेगा, मेल गैमीट, मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट, और दोनों का क्या होगा, फ्यूजन, और फ्यूजन से क्या बन जाएगा, जाइगोट, ठीक है। इस जाइगोट में अब क्या हो रहा है, इस जाइगोट में अब हम यहाँ पे ये देखेंगे, जो ये जाइगोट है, जाइगोट की बॉडी में होगी माइटोसिस। माइटोसिस होता है इक्वेशनल डिवीजन, जो कि क्या कराता है, ग्रोथ कराता है, जो कि क्या कराता है, ग्रोथ कराता है। और इस ग्रोथ से क्या बना, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म।
तो इस माइटोसिस से क्या हुआ होगा यहाँ पे, जो हम पढ़ते हैं हायरार्की ऑफ सेल, जो हम पढ़ते हैं हायरार्की ऑफ सेल, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, हायरार्की ऑफ सेल, जिसके अंदर यही आता है कि शुरुआत में था एक सेल, सेल का जो ग्रुप है, सेल का जो ग्रुप है वो क्या आया, टिश्यू, और ग्रुप ऑफ टिश्यू से क्या बना, ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम जहां है वहां क्या बन जाता है, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि एक मल्टी सेलुलर की जो बॉडी है वो माइटोसिस से हुई, जिससे धीरे धीरे अलग अलग ग्रुप बने, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। तो ये चीज हमें क्या दिखा रही है, ये चीज दिखा रही है कि जैसे कोई बिल्डिंग थी, जो हम बचपन से बातें सुनते आ रहे हैं कि बिल्डिंग की एक छोटी ईंट रखी, ईंट पे ईंट, ईंट पे ईंट, और जिससे पूरा जाके जो हमारा मकान है वो तैयार हुआ, जिसमें एक बेडरूम है, एक टॉयलेट है, एक किचन है, एक लॉबी है, एक पूजा घर है, तो हर एक चीज वो यहाँ पे एक सिस्टम से बनी। तो वैसे ही एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक सिस्टम से यहाँ बनी है। तो ये चीज यहाँ एक्सप्लेन करती है, क्या एक्सप्लेन करती है, कि सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। आप सोचोगे मैम क्या नया बता दिया, हमें तो पता था सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ से मेरा पर्पस था आपको ये याद दिलाना कि फंक्शनल यूनिट कौन एक्सप्लेन करता है। अगर बात आई कि हाउ द सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, देन हम कहेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ने उस चीज को एक्सप्लेन किया है। और अगर हम ये क्वेश्चन करें कि हाउ द सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, तो ये चीज किसने एक्सप्लेन की है, ये चीज एक्सप्लेन की है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ने। ठीक है, तो अगर कहीं पे हायरार्की ऑफ सेल है तो वहां तो डिवीजन ऑफ लेबर भी होगा। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है, कि अगर मेरे पास यहाँ पे 50 मजदूर हैं, अगर मेरे पास यहाँ पे 50 मजदूर हैं, 50 लेबर हैं, तो मैं सबको अलग अलग काम दूंगी ना, कि भाई तू किचन बना, तू रूम बना, तू ये काम कर। तो वैसे अगर ये छोटी छोटी बातें जो हम ध्यान नहीं देते, अगेन कि डिवीजन ऑफ लेबर अपसेंट इन यूनिसेलुलर, क्योंकि इस पे सेल ही नहीं है ज्यादा, एक ही सेल है, एक सेल को अलग अलग काम थोड़ी ना देगा, उस एक को ही मल्टी टैलेंटेड होना पड़ेगा कि मैं अपने सारे काम खुद करूं। तो इन यूनिसेलुलर डिवीजन ऑफ लेबर इज अपसेंट, डिवीजन ऑफ लेबर ये होता है अपसेंट, माइनस लगा दिया मतलब अपसेंट। पर मल्टी सेलुलर में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर इज प्रेजेंट। ठीक है भाई, बस इतनी ही बात थी कि हायरार्की ऑफ सेल सिर्फ मल्टी सेलुलर में है, यूनि में नहीं है। यूनिसेलुलर की ही कैपेसिटी है कि वो फ्रीली सरवाइव कर पाएगा, वो अपने सारे काम खुद से कर पाएगा। पर मल्टी सेलुलर की कैपेसिटी है कि वो हायरार्की ऑफ सेल रखेगा, डिवीजन ऑफ लेबर करेगा। एक और चीज जो यहाँ से इंपॉर्टेंट होती है वो ये कि एक सिंगल सेल तो फ्रीली एग्जिस्ट कर पा रहा है, पर कोई चीज ऐसी हुई जो एक सिंगल सेल को भी रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही, तो हम यहाँ पे ये कहते हैं, उस केस में हम ये कहते हैं कि एनीथिंग लेस देन ए सिंगल सेल कांट एग्जिस्ट। एक सेल तो एटलीस्ट होना चाहिए। अगर आप ये कहो कि आपके पास सिर्फ एक ऑर्गेनली है, अकेली ऑर्गेनली जो है वो अकेली कभी भी सरवाइव नहीं कर सकती। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनली से जो सेल बना, वो सेल से एक ऑर्गेनिज्म बन सकता है, वो सेल से एक ऑर्गेनिज्म बन सकता है। अकेली ऑर्गेनली ठीक है भाई, काम कर रही है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, सबका अपना काम है, पर एटलीस्ट एक सेल तो होना चाहिए। सो एनीथिंग लेस देन ए सिंगल सेल कैन नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द सेल डेफिनेशन, कि कैसे ये डेफिनेशन आई, जिसमें हम डीयू का अगर सिलेबस देखें, डीयू के सिलेबस में हमें क्या बताया था। डीयू के सिलेबस में देखो हमें सबसे पहले इसी चीज के ऊपर फोकस करवाया जाता है कि यहाँ पे कि सेल एज ए यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन,
पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर कैसे थी, मल्टी सेलुलर से पता चला, फंक्शनल कैसे थी, यूनिसेलुलर से पता चला, कैसे पता चला, हर एक बात को बड़ी बारीकी से हमने सीखा, जिसके ऊपर हम आगे और भी डिटेल यहाँ कर सकते हैं, जो कि हम आगे जरूर डिस्कस भी करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं कि भाई चलो हमें ये तो पता चल गया कि यूनि और मल्टी में क्या डिफरेंस है। इसके एग्जाम्पल्स अगर करें, जैसे मैंने आपको बोला कि किंगडम मोनेरा है, तो किंगडम मोनेरा में वैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो 11th में चैप्टर होता है वही सेम चीज आपके यहाँ पूरे डिटेल किंगडम आएंगे। किंगडम मोनेरा माइक्रोबायोलॉजी में, किंगडम प्रोटिस्टा जूलॉजी में, किंगडम फंजाई बॉटनी में, किंगडम प्लांटे बॉटनी में, एंड किंगडम एनिमिलिया अगेन जूलॉजी में। तो यहाँ पे अगर कुछ स्टार्टिंग में मैं बेसिक एग्जांपल्स लेके चलूं किंगडम मोनेरा के, तो आप लोग एग्जांपल बताओ क्या क्या हो सकते हैं मोनेरा में, जैसे PPLO प्लूरोनोमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या फिर माइकोप्लाज्मा। अब कहीं ऐसे लिखा होता है कि PPLO और जो माइकोप्लाज्मा है वो एक ही है, कहीं लिखा होता है कि ये तो अलग है। कोई बताएगा क्या डिफरेंस है PPL और माइकोप्लाज्मा में? होते दोनों के दोनों स्मॉलेस्ट है, साइज एक का 0.1 माइक्रोमीटर होता है, एक का 0.3 माइक्रोमीटर होता है, और स्मॉलेस्ट तो दोनों है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है? ये माइटोकॉन्ड्रिया जी अपना रियल नाम रख लीजिए आप। है कौन ये? मुझे तो लग रहा है निहारिका आप ही हो। यस मैम। सारी एनर्जी आप ही लेके बैठ गए। नहीं मैम, मैं कल चेंज कर दूंगी। ठीक है। लैंग्वेज में तो कोई इशू नहीं हो रहा, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ज्यादा हिंदी समझ नहीं आती हो, इंग्लिश में बोलना हो? सब कंफर्टेबल हो लैंग्वेज के साथ? यस ओके। मैम। तो एग्जाम्पल्स में ये एक्सप्लेनेशन अगर नहीं पता तो PPLO जो है ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। होते दोनों हैं पर PPLO स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म बोल दिया जाता है। माइकोप्लाज्मा उसी स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है। ठीक है, तो ग्रुप हो चाहे सिंगल हो, आ तो दोनों एक साथ ही जाते हैं, और इनको इंटर कन्वर्ट फॉर्म में नाम को यूज कर लेते हैं। इसके अलावा जैसे एक ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, अब काफी लोगों को ये लगता है कि नाम में एल्गी आ गया तो ये किंगडम प्लांटे में होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसका नाम है साइनोबैक्टीरिया, और ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये एक तरीके का ट्रू बैक्टीरिया होता है, और अगर ट्रू हुआ तो उसको हम बोलते हैं यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये किंगडम मोनेरा के अंदर ही आता है ब्लू ग्रीन एल्गी, PPLO, माइकोप्लाज्मा। कॉमन एग्जाम्पल अभी के लिए हम ये लेके चलते हैं। इसके बाद अगर मैं कुछ किंगडम प्रोटिस्टा की आपको एग्जाम्पल दूं कि शुरू में इतने तो एटलीस्ट याद रखो, ताकि धीरे धीरे हम और सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे और एग्जाम्पल्स याद करते जाएंगे। तो किंगडम प्रोटिस्टा बेसिकली किस बेसिस पे बना था कि जितने भी यूनिसेलुलर हैं और यूकैरियोटिक हैं उनको इसके अंदर रख देते हैं। तो जैसे कि जो हमारा अमीबा है, अमीबा के अलावा जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम के अलावा जैसे युगलीना, अब युगलीना के अलावा और हम यहाँ पे बोल सकते हैं स्पोरोजोअन्स, स्पोरोजोअन्स के अलावा और हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास के अलावा यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोरेला। जैसे प्लांट्स, किंगडम प्लांटे में कुछ एग्जाम्पल होते हैं यूनिसेलुलर एल्गी, तो वो यूनिसेलुलर एल्गी के एग्जाम्पल जैसे कि वॉलवॉक्स। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल थोड़े बहुत हमें यहाँ पता होना चाहिए, पर वॉलवॉक्स इसमें नहीं आएगा, वॉलवॉक्स एल्गी में ही होता है। इसके एग्जाम्पल्स में आएगा क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, और एक सेकेंड, ये इरेजर कहाँ गया, ये समझ ही नहीं आता कहाँ जा रहा है इरेजर। तो ये चीजें हमने यहाँ पे लिख ली। ठीक है, इतने एटलीस्ट एग्जाम्पल याद हो। इसके अलावा फंजाई में एक होता है ईस्ट, और ईस्ट जो है होती तो फंगस है पर यूनिसेलुलर होती है, तो यहाँ पे हम कह देंगे ईस्ट। ईस्ट एग्जाम्पल किसका है, यूनिसेलुलर का। ठीक है, और मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल में तो सारी फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स वो तो है। ओके जी, इतना हमने देख लिया कि भी क्या क्या बेसिक बातें होनी चाहिए।
अब इसके बाद हम सीधा आते हैं कि जनरली हमें ये पता है कि कोई भी साइंटिस्ट है अगर वो सेल थ्योरी देगा तो सेल थ्योरी में कैसे क्या चीजें हुई उनको डिस्कस करेंगे। तो पर उनसे पहले थोड़ा सा जैसे कि हमें पता है कि प्लांट्स जो होते हैं इनके पास होती है सेल वॉल सराउंडिंग दी सेल सेल वॉल सराउंडिंग दी सेल सराउंडिंग सेल। और एनिमल्स के केस में क्या है, सेल वॉल एब्सेंट है, तो एनिमल्स के केस में क्या है, सेल मेम्ब्रेन। और ये क्या कर रही है, सराउंडिंग द सेल। तो अगर मैंने ये कहा कि मैं स्टार्टिंग में एक ऐसा सेल लेके चल रही हूँ जो कि प्लांट का सेल है, मैंने कहा मैं स्टार्टिंग में एक प्लांट सेल यहाँ पे लेके चल रही हूँ, ठीक है। और उस प्लांट सेल में से अगर मैं उसकी सेल वॉल को हटा दूं तो पीछे जो मेरे पास बचेगा वो एक ऐसा सेल बचेगा जिसके पास सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होगी। और अगर मैं उसी सेल में से उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको भी हटा दूं तो पीछे मेरे पास वो जितना सेल के अंदर फ्लूइड है वो बचेगा। अगर उस फ्लूइड में से मैं जो मेन ऑर्गेनली होती है न्यूक्लियस उसको हटा दूं तो न्यूक्लियस के अलावा जो फ्लूइड बचता है वो बचेगा। तो अब स्टार्टिंग में मैंने कहा सेल विद सेल वॉल मैंने यहाँ पे ले लिया। तो सेल विद सेल वॉल एक तरीके से हमने कहा कि हमने ले ली प्लांट की सेल, ठीक है जी। इसके बाद हम यहाँ पे ये कह देते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे ये कह देते हैं, मैं वैसे ड्रॉ ही कर लेती हूँ कि इसके बाद मैंने कहा, एक सेकेंड, इसके बाद मैंने ये कहा कि मेरे पास मैंने इस सेल में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया इसकी सेल वॉल को, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया सेल में से सेल वॉल को। तो पीछे जो स्ट्रक्चर बचता है, पीछे जो स्ट्रक्चर बोलता है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो अब सोचोगे मैम क्या प्रोटोप्लास्ट हम एनिमल की सेल को भी बोल देते हैं या प्लांट को? ज्यादातर प्लांट के रिस्पेक्ट से प्रोटोप्लास्ट वर्ड आता है। टिश्यू कल्चर हम पढ़ेंगे तो वहां पे एक चीज आएगी प्रोटोप्लास्ट कल्चर, और वहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिनके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होते वो ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रोटोप्लास्ट कल्चर पता नहीं कितना बड़ा टॉपिक आ गया जो हमें समझ में नहीं आएगा। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का मतलब सिंपली ये है कि आपको प्लांट सेल लेनी है, सिंगल सेल लेनी है और उससे कल्चर करना है, एक सेल से पूरा प्लांट बना के दिखाना। तो सिंगल सेल का कल्चर तभी होगा ना जब आप किसी प्लांट से उसका सिंगल सेल एक्सट्रैक्ट कर लोगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने एंजाइम के एक्शन से उसकी सेल वॉल हटा दी, पीछे जो बचा उसको नाम दिया जाता है प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट एनिमल के रिस्पेक्ट में इन जनरल हम बोल देंगे पर ज्यादातर प्लांट के रिस्पेक्ट में है। तो प्रोटोप्लास्ट क्या हुआ, प्रोटोप्लास्ट वो है जो कि क्या है यहाँ पे, सेल विद सेल मेम्ब्रेन ओनली, सेल मेम्ब्रेन ओनली। इसके केस में यहाँ पे कोई भी सेल वॉल नहीं है। अब हमने यहाँ पे ये कर दिया कि जो इसके प्रोटोप्लास्ट में सेल मेम्ब्रेन थी उसको हमने माइनस कर दिया, इसकी सेल मेम्ब्रेन बोल दो या फिर इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दो, हमने उसको यहाँ से हटा दिया। तो पीछे जो बचता है उसको क्या नाम देंगे, सारा का सारा फ्लूइड, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, कंप्लीट फ्लूइड। और सेल की मेन ऑर्गेनली न्यूक्लियस को हटा दिया, और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको हमने हटा दिया तो रेस्ट जो बचता है उसको नाम देते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो यहाँ से ये टर्म्स हमारी क्या क्लियर हो रही हैं, टर्म्स हमारी क्लियर हो रही हैं कि क्या फर्क है न्यूक्लियोप्लाज्म में, क्या फर्क है साइटोप्लाज्म में, और क्या फर्क है प्रोटोप्लाज्म में। तो ये चीजें हमारी यहाँ से क्लियर हुई, जिसमें क्वेश्चंस अगेन आते हैं और ये छोटी छोटी बातें बड़ी जरूरी हो जाती हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। प्रोटोप्लाज्म क्या है, कंप्लीट फ्लूइड है जो कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म से बना है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड। साइटोप्लाज्म क्या है, सेल का फ्लूइड एक्सेप्ट दी न्यूक्लियस। और प्रोटोप्लाज्म क्या है, दोनों को मिला के। अब चलो ठीक है, इतनी बातें हमने जान ली मैडम, आगे बताओ, आगे बताते हैं जी।
आगे हमने देखा कि पीछे जो ये साइटोप्लाज्म था, इस साइटोप्लाज्म को यहाँ पे ले लेते हैं और इसकी आगे की बातें करते हैं कि मैंने यहाँ पे लिख लिया कि अब मेरे पास साइटोप्लाज्म आ गया। तो साइटोप्लाज्म में ऐसा थोड़ी ना था कि सिर्फ न्यूक्लियस एक ऑर्गेनली थी। न्यूक्लियस के अलावा और भी चीजें तो हमें मिलेंगी, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। तो ये सब चीजें भी तो हमें यहाँ मिल रही हैं। तो अगर हमने ये कहा कि मैंने साइटोप्लाज्म में से माइनस कर दी ऑल ऑर्गेनलीज, सारी की सारी ऑर्गेनलीज अगर मैंने इससे हटा दी, तो जो फ्लूइड बचता है अब उस फ्लूइड का नाम होता है साइटोसोल। ठीक है, तो साइटोसोल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, सब में क्या डिफरेंस है होपफुली क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर नहीं हुआ है तो चलो डायग्राम से देख लिया जाए कि ये है पूरा सेल, इस सेल का पूरा फ्लूइड है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इस सेल के अंदर एक है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बाहर काफी सारी ऑर्गेनली थी। इन ऑर्गेनलीज को मिला के और फ्लूइड को मिला के कंप्लीट एरिया को कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, और यहां से मैं ऑर्गेनलीज को हटा दूं, यहां से मैं ऑर्गेनली को हटा दूं, सिर्फ ये कहूं कि इसके अंदर ऑर्गेनलीज के बाहर बाहर ये येलो सा फ्लूइड था, तो इस येलो से फ्लूइड के रिस्पेक्ट में है साइटोसोल। अब होपफुली सबका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके जी, आ गया समझ में। अब ऑर्गेनलीज की बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनली हमने यहाँ देखा, तो ये ऑर्गेनली जो है ये अब कितने टाइप की होती होंगी। और पहली बात, ऑर्गेनलीज होता क्या है, किसी भी सेल के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं जो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वो छोटे छोटे सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर या सब सेलुलर, सेलुलर तो क्या है एक पूरा सेल, सब सेलुलर मतलब सेल के अंदर का भी छोटा सा हिस्सा, तो ऑर्गेनलीज क्या होते हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर, सब सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सेल, प्रेजेंट इनसाइड द सेल, और जो कि अपने अपने इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करती हैं। अब ऑर्गेनलीज में बेटा जी हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि ऑर्गेनलीज जो हैं ये 3 टाइप की हैं। अब 3 टाइप कौन सी हो गई मैम, समझ नहीं आ रहा। 3 टाइप, चलो दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो, मैं लिखती हूँ उससे पहले। थोड़ा सा जोर क्या डालना है, बस इतना ही देखना है कि ऑर्गेनलीज 3 तरीके की हो सकती हैं। सोचो सोचो कौन से 3 तरीके की हो सकती हैं। 3 तरीके की है कि एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। एक क्या होती है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, और इसके अलावा और क्या होती है मेम्ब्रेन लेस। तो अब डबल मेम्ब्रेन बाउंड जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए, क्या होती है बताइए, अभी गूगल मीट है तो बोलने का मौका है। क्या होंगे डबल मेम्ब्रेन बाउंड, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड और न्यूक्लियस। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस। तो ये सब है हमारी किसमें, डबल मेम्ब्रेन बाउंड में। चलो मेम्ब्रेन लेस करते हैं पहले, इसमें कौन सी है, राइबोसोम, सेंट्रियोल। राइबोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स। और सिंगल मेम्ब्रेन में थोड़ी ज्यादा है, इसमें क्या है, इसमें है लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर करके लिख देती हूँ मैं, पूरा ना लिखना पड़े, गोल्गी अपरेटस, इसके अलावा वैक्यूल्स, वैक्यूल्स के अलावा और क्या रह गए, माइक्रो, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम तो पहले लिखा है, हाँ हो गया वो। माइक्रो बॉडीज, और माइक्रो बॉडीज होती हाँ, हैं 3 टाइप की, पर ऑक्सीजोम, ग्लाइऑक्सीजोम, और इसके अलावा स्फीरोजोम। ठीक है, आई थिंक सारी ऑर्गेनलीज हो गई हैं, ईआर, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइक्रोबॉडी, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम एंड सेंट्रियोल। ठीक है, ये सारी यहाँ पे ऑर्गेनलीज जो हैं उनके बारे में हमने देखा। इसमें भी हम ये देखते हैं थोड़ी सी और अच्छी बातें, जो एक बेसिक, ये सारा हमारा चल रहा है सेल का ओवरव्यू,
अभी तक हमने ये यहाँ पे जो किया था, हेडिंग दे देती हूँ टॉपिक को सेल ओवरव्यू, कि सेल में क्या क्या प्रेजेंट है वो चीजें हम यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमने अलग अलग टर्म्स को सीखा, कैसे क्या क्या चीजें प्रेजेंट है वो यहाँ पे जानी। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि राइबोसोम जो है इसके बारे में कुछ अनोखी बातें हैं, आगे भी पढ़ेंगे, पर अभी कुछ एक बेसिक ओवरव्यू कर रहे हैं तो देख लिया जाए। राइबोसोम एक ऐसी ऑर्गेनली है जो कि प्रोकैरियोट में है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट होती दोनों में है, पर प्रोकैरियोट के पास कोई और ऑर्गेनली है ही नहीं। अकेली ऑर्गेनली ऐसी है जो कि प्रोकैरियोट कंटेन करेंगे। सो प्रोकैरियोट्स कंटेन दिस, ठीक है। इसके अलावा राइबोसोम ऐसी ऑर्गेनली है जो ऑर्गेनली के अंदर मिलती है, प्रेजेंट इनसाइड दी ऑर्गेनली। कौन सी ऑर्गेनली में होगी? प्रेजेंट इनसाइड दी ऑर्गेनली। इनसाइड किस में है ये? और एक है ये प्रेजेंट अबाउट दी ऑर्गेनली। इनसाइड में तो आ जाता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। और जो अबाउट दी ऑर्गेनली होता है, कौन सी ऑर्गेनली है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिससे क्या बन जाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे एक और चीज जिससे बन सकता है क्वेश्चन ऑफ फंसाने वाला, वो ये कि प्रोकैरियोट्स के पास कौन सा राइबोसोम है? 70s टाइप होता है। ऑर्गेनली ईआर किस में होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यूकैरियोट्स में होता है। यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में कौन सा राइबोसोम मिलेगा? 80s टाइप। तो ईआर की सरफेस पे कौन सा राइबोसोम होगा? 80s टाइप, 80s टाइप, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट है इसकी बॉडी में किस टाइप का होगा? इसके स्ट्रक्चर के अंदर 70s टाइप। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स, जो हमने यहाँ पे देखा कि राइबोसोम पे कैसा स्ट्रक्चर है और किसके अंदर क्या है। इसको बाद में स्लाइड्स को एक बार जल्दी से ओवरव्यू करके रिवाइज अपनी चीजें को कर लेना, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने सब कुछ पढ़ दिया, पर हम एक और बात ये जानते हैं कि जो डिस्कवरी हुई थी सेल की, उस डिस्कवरी के टाइम कैसे क्या हुआ था। तो अब हम नेक्स्ट चीज यहाँ डिस्कस करेंगे, डिस्कवरी ऑफ सेल। और डिस्कवरी ऑफ सेल में अगेन जो बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल ओवरव्यू वाली जो बातें हैं, उसमें हम सबको ये पता है कि डिस्कवरी के अंदर सबसे पहले नाम किसका आता है? रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? रॉबर्ट हुक एक क्रूड लकड़ी का माइक्रोस्कोप था, उस पे काम कर रहे थे, क्रूड माइक्रोस्कोप। और ये किससे बना था? वुड का बना था। और ये अपनी उस माइक्रोस्कोप पे जब काम कर रहे थे, इस तरीके से उसके अंदर कुछ देखने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके लेंस के आगे छोटा सा एक लकड़ी का टुकड़ा आ गया था। और वो इनको कैसे दिखा? वो इनको दिखा कि जैसे हनी कॉम्ब के जैसा स्ट्रक्चर हो। तो इनको लगा कि भाई ऐसे कैसे ये कोई स्ट्रक्चर मुझे यहाँ दिख रहा है, तो उसके ऊपर थोड़ी ज्यादा स्टडी की जाए। अब ये जो है हनी कॉम्ब के जैसा स्ट्रक्चर, इसके अंदर हर एक छोटा छोटा जो चैम्बर है, ये चैम्बर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? टाइनी रूम्स को। और टाइनी रूम्स के लिए लैटिन लैंग्वेज के अंदर एक टर्म होती है सेलुला, और वहां से ये सेल टर्म जो है डेराइव हुई, यहाँ से सेल टर्म डेराइव हुई। बात आई कि मैम क्यों लैटिन लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज इसको लिया जाता है? किसी के पास जवाब है कि हमेशा क्यों हमने इन लैंग्वेजेस को चुना, लैटिन, ग्रीक? क्योंकि ये होती हैं डेड लैंग्वेज। तो यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं डेड लैंग्वेज होती हैं। डेड लैंग्वेज का मतलब क्या है? डेड लैंग्वेज का मतलब है जो लैटिन है, जो ग्रीक है, इनकी लैंग्वेज में हर एक वर्ड का जो मतलब है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। और जो भी लैंग्वेज है उसमें आज जिस वर्ड का जो मतलब है, फ्यूचर में हो सकता है उस वर्ड का वो मतलब ना हो, कुछ और हो। इसीलिए लैटिन को लिया जाता है कि भी इसके वर्ड्स का मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होता। तो कभी अगर आ जाए कि सेल की डिस्कवरी किसने की, तो वो आ जाता है रॉबर्ट हुक। अगर कभी ये आ जाए कि सेल वॉल किसने डिस्कवर किया,
तब भी रॉबर्ट हुक को बोलते हैं क्योंकि ये जो सेल थी ये डेड थी, और डेड थी बेसिकली प्लांट की है, तो बेसिकली क्या दिखेगा आपको, सेल वॉल ही ज्यादातर दिखती है। कभी भी ऐसे स्पेसिफाई आ जाए कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, तो उसके नाम में आ जाएगा एंटोन वॉन लुवनीहोक। एंटोन वॉन लुवनीहोक। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्टडी किया था, ही स्टडीड क्या क्या स्टडी किया इन्होंने, ही स्टडीड प्रोटोजोअन्स, आरबीसी, स्पर्म सेल्स, बैक्टीरिया। इन्होंने काफी कुछ सेल स्टडी किए जिसमें मेन आरबीसी बोल देते हैं या फिर काफी कुछ। तो इन्होंने ये सेल स्टडी किए और लिविंग सेल के बारे में सबसे पहले बताया। ठीक है, इसके अलावा परकंजी के बारे में आ जाता है, जहां तक इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, पर परकंजी के बारे में आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू प्रोटोप्लाज्म, कि प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल के बारे में किसने बताया था। किसी बच्चे को याद हो तो ठीक बोल रही हूँ ना मैं, परकंजी ने प्रोटोप्लाज्म है इसके बारे में बताया था। ठीक है, इसके बाद डिस्कवरीज में और भी साइंटिस्ट के नाम आएंगे, वो हम हर एक जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जैसे न्यूक्लियस का रॉबर्ट ब्राउन है, राइबोसोम्स का जॉर्ज पेलाडे है, गोल्गी का कैमिलो गोल्गी है, ऐसे जब जो उनसे ऑर्गेनली पढ़ेंगे तब उसकी जो डिटेल बातें हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो डिस्कवरी के बारे में अभी इतना ही रखते हैं, और अगर रिक्वायर्ड होगा तो विद हेल्प टू पीपीटी और नोट्स पहले से लिखे हुए उनसे हम कर लेंगे। अभी चलते हैं अगला टॉपिक सेल थ्योरी पे। तो सेल थ्योरी सुनते ही दिमाग में दो साइंटिस्ट का नाम बड़ी जल्दी से आता है। कौन से साइंटिस्ट, मैथिलिस स्केलिडन एंड थियोडर शिवान। अब थियोडर शिवान के लास्ट में एन है, एन देखते ही समझ जाना चाहिए कि मेन यहाँ पे ये क्या होंगे, ये होंगे जूलॉजिस्ट। ऐसे कोई है नहीं लिंक, पर ये तरीका है बस याद करने का। थियोडर शिवान में एन है तो ये थे जूलॉजिस्ट, और मैथिलिस स्केलिडन जो हैं ये थे बोटेनिस्ट। अब जो बोटेनिस्ट है इसने सिर्फ स्टडी किया था, स्टडीड प्लांट सेल ओनली, पर यहाँ पे ये जूलॉजिस्ट होने के बावजूद भी इसने स्टडी किए थे दोनों सेल। ही स्टडीड बोथ प्लांट एंड एनिमल, इन्होंने दोनों चीजों को स्टडी किया। तो यहाँ पे जो स्केलेडन है इन्होंने 1838 में अपनी बातों को पब्लिश कर दिया था, पर शिवान ने 1839। तो इन्होंने दोनों चीजें स्टडी जरूर की हैं, पर स्केलेडन ने इनसे पहले प्लांट सेल की हर एक वो बात बता दी थी जो कि थियोडर शिवान ने 1839 में बताई थी, इसीलिए हम इनको भी हमेशा याद रखते हैं। ठीक है, तो एम स्केलेटन ने बस यही कहा था कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, कि भी सभी प्लांट्स में सेल होंगे ही होंगे। यहाँ पे इन्होंने कहा था कि प्लांट सेल के बाहर तो है सेल वॉल, और एनिमल सेल के बाहर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे इन्होंने सेल मेम्ब्रेन टर्म को यूज नहीं किया, इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म को यूज किया था। यहाँ पे इन्होंने कहा कि एनिमल सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि हु आइडेंटिफाई फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हु आइडेंटिफाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ से आप लोगों का होमवर्क होगा बेटा जी कि एक साल हम इस प्रिपरेशन को दे रहे हैं, तो प्रिपरेशन में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप जितने भी नीट के पीवाईक्यू हैं वो सब लगाएंगे। मैडम पीवाईक्यू कहाँ से लगाएं, पहले से है तो ठीक है, नहीं ऑनलाइन एक किताब आएगी MTG लास्ट 35 ईयर, या कोई भी बुक, गियर अप बुक, मतलब कुछ भी ले सकते हो, फिजिक्स वाला की ले सकते हो, या फिर मतलब जहां से भी आपको समझ में आए, लास्ट 37 ईयर से 40 ईयर या लास्ट 35 ईयर्स के क्वेश्चन उसमें हो, वो सारे क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो। हर एक छोटे से छोटे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। सोचोगे मैम क्या जरूरत है उसकी, जरूरत है अगर आप
टारगेट कर रहे हो अपने आसपास की कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी प्लस में CUET, और चलो टारगेट नहीं भी कर रहे, फ्यूचर में MSc करोगे, बेसिक बातें हैं, कोई आपको कह दे आपको NCERT पढ़ानी है, आना चाहिए ना। कोई आपको कहे आपको MSc के बाद TGT PGT का पेपर देना है, कोई कह दे आपको HTET CTET का एग्जाम देना है, या फिर कोई आपको कह दे कि भी CSIR नेट एग्जाम देना है, पर आपको एक टर्म है प्रोटोप्लाज्म, इसका मतलब बताना है, तो हर एक बात पता होनी चाहिए ना। तो हम हर एक चीज से गुजरेंगे, चाहे छोटी है या बड़ी। तो नीट के सारे क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दो, या फिर जो बॉटनी के बच्चे हैं वो यहाँ पे 37 to 40 ईयर्स के क्वेश्चन, आपको एक बुक आती है GRB बॉटनी, काफी यूट्यूब पे आपने इसके बारे में देखा भी होगा कि बच्चे बड़ा सजेस्ट करते हैं क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बढ़िया होते हैं। तो GRB बॉटनी के क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर सकते हो। जो बॉटनी के स्टूडेंट है स्पेशली उनके लिए इसीलिए बोला, GRB बॉटनी किताब का ही नाम है, क्योंकि इसमें जो जूलॉजी के चैप्टर हैं वो सब नहीं है। पर अगर आप चाहो कि आपको भी देखना है तो शायद कोई मलिक करके बुक आती है, मैं पूछ लूंगी, या आप ग्रुप में मैम से पूछ लेना। इसके लिए एक अनीता सहगल, आई थिंक अनीता सहगल ही है, वो जो बुक है वो आती है। तो अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पे भी टेस्ट सीरीज भी देंगे, आपको क्लास टेस्ट भी देंगे, पर ऑप्शन में साइड में आपका जो कुछ फेमस किताबें हैं जिनको हर कोई रिकमेंड करता है, तो वो प्रैक्टिस में अपनी एक साइड में रहनी चाहिए कि भी ज्यादा नंबर क्वेश्चन लगा दें। कुछ मैं PDF फॉर्मेट में आपको चीज देती रहूंगी, उसकी तो दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहे कि हु आइडेंटिफाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन फर्स्ट, तो इसमें हमेशा आता है थियोडर शिवा, ठीक है। तो शिवान ने ये कहा कि भाई, मैं वैसे बोल के बता रही हूँ कि प्लांट्स के बाहर सेल वॉल है, एनिमल्स के बाहर सेल मेम्ब्रेन है, पर दोनों की जो बॉडी है वो बनी है सेल से, और दोनों की बॉडी प्रोडक्ट है सेल का ही। प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे सबस्ट्रेट, स्टार्टिंग में क्या थे, काफी सारे सेल ने मिलके कंप्लीट बॉडी बना दी, तो वो क्या हो गया, द बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ सेल। ये बात शिवान ने कही थी। तो शिवान ने इस चीज को, अपनी एक टर्म को सेल हाइपोथेसिस का नाम दे दिया। द सेल हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय शिवान। मैम सेल थ्योरी और सेल हाइपोथेसिस में क्या फर्क है? थ्योरी तो यहाँ पे एक हो गया कि कंप्लीट किसी चीज का एक विस्तार में हर एक बात को बताना। हाइपोथेसिस का मतलब हो गया कोई अवधारणा है जो कि कुछ फैक्ट पे बेस्ड है, अभी श्योरिटी इसको पता नहीं मिली है या नहीं मिली है, वो साइंटिस्ट से अप्रूवल बाकी है। हाइपोथेसिस हो गया कि इसको जो लगा इसने बोल दिया। तो सेल हाइपोथेसिस इसने दी कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ठीक है। पर साइंटिस्ट ने कहा भाई तू कोई अलग बात नहीं कह रहा, तुझसे पहले यहाँ 1838 में स्केलिडन भी ये बात बता चुका है कि प्लांट की बॉडी सेल से बनी है, तो हम अकेले तुझे क्रेडिट कैसे दें। इसीलिए फिर कंबाइन यहाँ पे दोनों की बातें हुई और सेल थ्योरी बनी। और सेल थ्योरी की डेफिनेशन यही है कि ऑल सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। पर इस सेल थ्योरी का भाई एक ड्रॉबैक रह गया, ये कुछ बातें ऐसी हैं जो नहीं बता पाई। तो ड्रॉबैक ऑफ सेल थ्योरी क्या था? इट कैन नॉट एक्सप्लेन या इट कांट एक्सप्लेन कि कैसे एक नया सेल आता है, हाउ न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इस चीज को बताने के लिए साइंटिस्ट आ गए थे, रुडोल्फ विर्चॉ। मुझे अभी इनका जो ईयर है वो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, आई थिंक 1858 या फिर ऐसा कुछ ही है, 1859, किसी को याद है ये? 1855 है मैम। 1855। तो ये जो रुडोल्फ विर्को हैं 1855 में आए थे। इन्होंने कहा कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, और इस स्टेटमेंट, इस फ्रेज का मतलब यही था कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अरे मैंने ड्रॉबैक में लिख दिया कि हाउ न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, इसका बस यहाँ ड्रॉबैक ये था कि हाउ न्यू सेल अराइज, यहाँ क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था ना कुछ,
तो यहाँ पे ड्रॉबैक ये था कि हाउ द न्यू सेल अराइजेस, तो उस चीज को 1855 में रुडोल्फ विर्काउ ने बताया कि इस तरीके से नया सेल आया। तो फाइनल फिर हम यहाँ पे बोल देते हैं कि रुडोल्फ विर्काउ ने क्या कर दिया, फाइनल शेप दे दी, फाइनल शेप टू सेल थ्योरी। और इसकी इन स्टेटमेंट को मिला के, कौन सी स्टेटमेंट की ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, साथ में ये वाली स्टेटमेंट की जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोडक्ट है सेल का, उन दोनों स्टेटमेंट को मिला के रुडोल्फ विर्को प्लस स्केलिडन एंड शिवान तीनों के वर्क को मिला के बोल दिया जाता है कि सेल प्रिंसिपल ये होता है। ठीक है, तो इन्होंने प्रपोज कर दिया सेल प्रिंसिपल, वो सेल प्रिंसिपल कुछ और नहीं है, फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी है। ठीक है, तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के चलो, आप नीट के क्वेश्चंस करो, साथ ही साथ आपको हर वीक, हर आफ्टर 7 डेज जो पूरे हफ्ते जो पढ़ाया गया है उसका आपका टेस्ट होगा। ठीक है, वो टेस्ट में आपको यही सब चीजें मिलेंगी जो क्लास में हुई। उस टेस्ट के अंदर इंक्लूडेड होंगे पीवाईक्यूज, जितनी भी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी हैं, पीवाईक्यू के साथ कुछ कुछ हमारे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन, हमारे खुद के सेल्फ क्वेश्चन। ठीक है, आफ्टर 15 डेज जो टेस्ट होगा उसमें पुराना जो 7 दिन में जो क्लास हुई थी उसमें जो चीजें थी उसका रहेगा 20% हिस्सा, प्लस में जो नेक्स्ट वीक है उसका रहेगा 80% हिस्सा, ऐसे। देन आफ्टर 21 डेज हम आपका पूरा एक लगा कि यूनिट खत्म हो गई, सेल बायो मान लो खत्म हो गया, मोल बायो मान लो खत्म हो गया, पर इतना जल्दी होगा नहीं। सेल बायो में अगर मैं लेके चल रही हूँ कि मैं आपको 15 क्लास दूंगी, बेसिक प्लस पूरा एडवांस, 15 से भी ज्यादा लग जाएगा। आई थिंक सेल साइकिल में ही हम पूरा माइटोसिस मियोसिस डिस्कस करेंगे, इंटरफेस डिस्कस करेंगे, जीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, 5 क्लास सेल साइकिल लेगा। सेल बायो में हर एक ऑर्गेनली की डिटेल, वो लगभग सबसे ज्यादा टाइम लेगा सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि वो आपके एडवांस पोर्शन में जाता है। 3 क्लास तो सेल मेम्ब्रेन ही लेगा, बाकी क्लासेस 8 से 9। तो अगर इसको मैं लेके चलूं लगभग आपका 1.5 से 2 महीने सेल सोच के हम चल रहे हैं कि चलेगा। अभी आज क्या है, 22 तारीख है, 22 के बाद हम 10 सितंबर तक हमारा टारगेट है कि अच्छे से सेल बायो के पॉइंट्स विद प्रोकैरियोटिक सेल डिटेल, ताकि माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक हो जाए, विद सेल साइकिल डिटेल हम खत्म करें। टारगेट यही है कि 10 सितंबर तक मॉलिक्यूलर बायो भी खत्म हो जाएगा, और टारगेट ये है कि जो बॉटनी वाले स्टूडेंट्स हैं उनका 10 सितंबर तक एल्गी खत्म हो जाए, टेक्सोनॉमी की डिटेल जितने बेसिक्स है खत्म हो जाए। जूलॉजी की क्लासेस जो नीतू मैम के साथ होनी है वो 1 अगस्त के बाद शुरू होंगी, जिसमें पहला आपका आई थिंक इनवर्टिब्रेट या वर्टिब्रेट होगा। इनवर्टिब्रेट है तो उसमें शायद कोई 15-20 अलग अलग ऑर्गेनिज्म की डिटेल स्टडी करनी होती है, जो आपका 2-3 महीने चलेगा, एक एक ऑर्गेनिज्म 3 से 4 दिन। तो वो चीजें आपको जब जो टीचर डिस्कस करेगा जिस चीज को, वो आपको बता देगा। तो साथ साथ में पढ़ते चलना है, साथ साथ में एनसीईआरटी, नीट के क्वेश्चंस, पीवाईक्यू, हर चीज अपनी तरफ से लगानी है। हम अपनी तरफ से क्वेश्चन डेली बेसिस पे भी देंगे, डेली बेसिस। आज एक बार नई नई क्लास है, थोड़ा सा सेट हो जाओ, फिर आपको क्लास में ही मैं क्वेश्चन कराऊंगी, आपको ग्रुप में टास्क दूंगी, आपको असाइनमेंट की फॉर्म में यही पीडीएफ अपलोड हो जाएंगे SWPM एप्लीकेशन पे, सब कुछ मिलेगा। एक बार हम सेट हो जाते हैं उसके बाद। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया है कि सेल क्या है, सेल थ्योरी क्या है, डिस्कवरी क्या है, ओवरव्यू ऑफ जो सेल है वो क्या है। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि सेल का जो साइज है वो क्या है। सेल साइज की मैं आपको नेक्स्ट क्लास होगी उसमें एक यहाँ पे आ, वो दे दूंगी जितना भी डाटा है। सेल साइज बेसिकली मेजर किया जाता है माइक्रोमीटर या माइक्रोन में, माइक्रोन या माइक्रोमीटर में मेजर किया जाता है, जिसमें कुछ एग्जाम्पल आते हैं कि साइज ऑफ माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा है, जैसे सेल साइज के बेसिस पे स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ, और जो लार्जेस्ट सेल है वो आ जाता है लार्जेस्ट सेल में ऑस्ट्रिच एग सेल, ऑस्ट्रिच एग। और लॉन्गेस्ट सेल में, अब लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में फर्क है, लॉन्गेस्ट में आ जाता है नर्व सेल। ठीक है, तो ये 3 बातें इन जनरल आपको पता होनी चाहिए, बाकी सबका थोड़ा बहुत साइज वो हम देख लेंगे। एक होती है सेल की शेप। अब सेल की जो शेप होती है, शेप डिपेंड करती है सेल की कि वो किस टाइप का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो इट डिपेंड्स अपॉन फंक्शन ऑफ द सेल।
फंक्शन कैसे, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास आरबीसी है। अब आरबीसी की शेप या तो राउंड होगी या फिर इसकी शेप होती है बायकनकेव। अब मैम ये बायकनकेव क्या है? बायकनकेव एक तरीके से स्पिंडल शेप को यहाँ पे दिखा रहा है। स्पिंडल शेप क्यों? क्योंकि अगर कोई नर्व है, उस नर्व में से सेल को पास करना है, राउंड शेप का हुआ। पर मैंने कहा कि हमने इतना फैट खा लिया, हमने इतनी चीजें खा ली कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो गया। और कोलेस्ट्रॉल जमने से क्या होता है? बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट अरेस्ट, हार्ट अटैक, ये सारी प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो सेल को भी बड़ी दिक्कत होती है बॉडी के उन चीजों में से पास होने से। तो वहां पे सेल अगर अपनी बायकनकेव शेप कर लेता है तो इसके अंदर से बड़ा इजीली वो पास कर जाता है। तो सेल की जो शेप थी वो इसके फंक्शन पे डिपेंड कर गई। अगला जैसे कि WBC जो है वो अमीबॉइड शेप का हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका काम है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। अब कोई भी बॉडी में बैक्टीरिया आ गया, उसको इसको किल करना है, तो जब तक ये अपनी अमीबॉइड शेप ना बनाएगा तो उसको कैसे किल करेगा? जैसे कि नर्व सेल है, सिग्नल पास करने हैं, लॉन्ग होंगे, ब्रांच्ड होंगे। जैसे कि ट्रैकिड सेल है, पानी पहुंचाना है नीचे से ऊपर, तो इलोंगेटेड होंगे। ऐसे ही काफी सारे एग्जाम्पल होंगे। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं पीपीटी फॉर्मेट में सेल साइज और सेल शेप का डाटा उसमें हम मेंशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो थी बहुत ही ज्यादा बेसिक। जिसके बाद फिर हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेल। मुझे लग रहा है कि ऐसे लग रहा होगा कि मैम एकदम से ज्यादा तो नहीं कर रही, ज्यादा हमें बिल्कुल नहीं हुआ है। टाइम आप देख सकते हो 9:25 हुए हैं, हमने आई थिंक 8:10 या 8:15 पे पढ़ना शुरू किया था। तो अभी थोड़ा सा और पढ़ते हैं, फिर मैं आपको आज छोड़ दूंगी। धीरे धीरे आदत अपनी डाल लेना कि हमें क्लासेस करनी है। कॉलेज का भी काम होगा मैनेज करना। कॉलेज के लिए एक टिप मैं ये देना चाहूंगी, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल फाइल का जो काम है, जो सजा सजा के करते हैं, सजाने की जरूरत नहीं है। लगता है टीचर ऐसे हैं, बस टिक मारा फेंका, टिक मारा फेंका, बस जितनी फॉर्मेलिटी कर सकूं। अगर लिखने में बहुत ज्यादा सीरियस वाली सिचुएशन नहीं है, पर जैसे डीयू के बच्चे हैं उनको है कि भाई बहुत स्ट्रिक्टली चीजें चेक होती हैं, तो कोशिश करो कॉलेज में अगर आप घर का नहीं पढ़ पा रहे हो, आप एंट्रेंस का नहीं पढ़ पा रहे हो, तो वहां सारा लिखने का काम कर लो, दोस्तों से बातें करते करते। दोस्ती रखो क्योंकि फाइनल ईयर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हमें मेमोरीज बनानी होती है। पर मेमोरीज के साथ हमेशा माइंड में रखना है कि मेरे को फाइनल एग्जाम भी देने हैं, मेरे को एंट्रेंस का प्रिपेयर करना है, मुझे नोट्स भी बनाने हैं, मुझे प्रैक्टिकल फाइल्स भी बनानी है। तो ये चीजें मेरी मैनेज हो विद फ्रेंडशिप, बहुत बढ़िया रहेगा। अदरवाइज दोस्ती रह जाएगी, बाकी सब कुछ पीछे रह जाएगा, तो फिर क्या फायदा। तो इस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाना है कि वहां लिख लो, या फिर वहां वीडियो नहीं देख पा रहे तो वहां नोट्स पढ़ लो, वहां क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, कुछ करो। आपको लगे कि नहीं मुझे वहां थोड़ा अजीब लगेगा, सब लोग देख रहे हैं, तो वहां कॉलेज का काम खत्म करो, फाइल्स वाइल्स बोल दो कि अरे यार घर जाके कौन अपना टाइम खराब करे, यहीं पे जो मिल रहा है बस उसको नक्की करो, ताकि रूम पे आके, घर पे आके आप सारा फोकस अपना सिर्फ इसी चीज के ऊपर दे सको। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेल में आता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये कैसे सेल है? ये ऐसे सेल है, प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, और कैरियोन का मतलब है न्यूक्लियस, यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस है, ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? जो कि होता है मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, और प्रिमिटिव का मतलब है मेम्ब्रेन लेस। तो और क्या डिफरेंस है दोनों में? और डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोट में 70s टाइप का राइबोसोम है और यूकैरियोट में 80s टाइप का है। और क्या डिफरेंस है? प्रोकैरियोट लेक करता है, लेक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, पर यूकैरियोट में प्रेजेंट होती हैं ऑर्गेनली सारी। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे एक और चीज ऐसी आ जाती है जो कि ऐसे लगता है कि भाई पता होनी चाहिए। अब मैंने कहा एक सेल है और इसमें सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम है, बीच में यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, न्यूक्लियस भी ट्रू नहीं है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज एब्सेंट है। पर वही मैंने कहा कि एक यूकैरियोटिक सेल था जिसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी था, माइटोकॉन्ड्रिया भी था, क्लोरोप्लास्ट भी था,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, गोल्गी बॉडी भी है, लाइजोसोम भी है, पेरोक्सिसोम भी है। तो हमने ये देखा कि भाई इसके अंदर तो काफी सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। तो ये तो इस तरीके से स्ट्रक्चर नहीं हो गया कि एक बहुत बड़ा होल है, उस होल में मैंने कंपार्टमेंट बना दिए, बीच में या तो दीवार डाल के या बीच में मैंने वो छोटा छोटा जो आता है ना अलग अलग लोहे का कुछ डाल के कि पार्टीशन बना दिया कि एक ये चैम्बर आपका है जी, एक चैम्बर आपका है जी, एक चैम्बर आपका है। तो वैसे यूकैरियोट्स में देखने में ये लगता है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज की वजह से एक सेल में छोटे छोटे कंपार्टमेंट बन गए। कंपार्टमेंट यहाँ बन गए, कंपार्टमेंट होपफुली समझ रहे होंगे कि एक एक चैम्बर एक एक अलग अलग हिस्सा। पर यहाँ पे तो नो कंपार्टमेंट, यहाँ तो ओवरऑल बस बाहर एक ही मेम्ब्रेन थी। तो इसीलिए यूकैरियोट में कहा जाता है कि इन यूकैरियोट क्या था वो टर्म, कंपार्टमेंटलाइजेशन, कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म इज प्रेजेंट। कंपार्टमेंटलाइजेशन इतनी बड़ी टर्म सुनने में लगती है पर आसान है कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए हैं ड्यू टू मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट, इसकी वजह से ये यूकैरियोटिक सेल हमें अलग दिखती है। पर यहाँ पे प्रोकैरियोट में कोई भी कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट क्यों है ये, ड्यू टू मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज। ठीक है, तो ये चीजें हमने यहाँ देखी। इसके अलावा और क्या डिफरेंस है प्रो यू, और डिफरेंसेस हमें तब समझ में आएंगे जब हम अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे। तो जो प्रोकैरियोट की डिटेल है वो अच्छे से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी बस एक और ओवरव्यू आपको देना है कि यूकैरियोट्स जो है ये अलग अलग हो सकते हैं, इनकी भी टाइप्स हो सकती है। टाइप्स में जैसे कि एक हो गया प्लांट सेल, एक हो गया एनिमल सेल। तो दोनों में बेसिक डिफरेंसेस कर लेते हैं आज, बाकी तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि प्लांट जो है और जो यहाँ पे एनिमल है दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। अगर मैं दोनों के बेसिक डिफरेंसेस की बात करूं, पहला डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल कि प्लांट्स में सेल वॉल है, एनिमल्स में नहीं है। दूसरा वैक्यूल्स, प्लांट्स में है, लार्ज है, एनिमल्स में या तो होंगे नहीं होंगे तो काफी छोटे। तीसरा सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जो है प्लांट्स में नहीं है पर एनिमल्स में है। ठीक है, तो कुछ बेसिक डिफरेंसेस जो हम यहाँ देखेंगे, पहला है सेल वॉल, सेल वॉल प्लांट में प्रेजेंट, एनिमल में अब्सेंट। दूसरा वैक्यूल, वैक्यूल प्लांट में लार्ज और प्रेजेंट, एनिमल में या तो अब्सेंट और होंगे तो स्मॉल होंगे। ठीक है, तीसरा है प्लास्टिड, मतलब क्लोरोप्लास्ट, प्लांट में प्रेजेंट है, एनिमल में अब्सेंट है। फोर्थ सेंट्रियोल, सेंट्रियोल प्लांट में अब्सेंट है, एनिमल्स में प्रेजेंट है। फिफ्थ लाइजोसोम, प्लांट में लाइजोसोम अब्सेंट होते हैं, लाइजोसोम की जगह एक ऑर्गेनली होती है स्फीरोसोम, स्फीरोसोम को कहते हैं प्लांट लाइजोसोम, प्लांट लाइजोसोम। पर एनिमल्स में लाइजोसोम जो है ये प्रेजेंट होते हैं। और जो डिफरेंसेस होंगे आगे हम जब एक एक को अच्छे से डिटेल में करेंगे तब पढ़ेंगे। अब इतना आपको अच्छे से पढ़ के आना है। नेक्स्ट जो क्लास है, नेक्स्ट क्लास हमारी होगी कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो एक तरीके से ये प्रोकैरियोटिक वाली सेल बायो को इंक्लूड करेगी और ये माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन होगा, क्योंकि माइक्रोबायो के इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिकली क्या आता है, प्रोकैरियोटिक सेल, और साथ ही साथ ये प्रोकैरियोटिक सेल किंगडम मोनेरा वो एक्सप्लेन करेगी अपने आप में। तो मैं यहाँ पे इस क्लास को पहले सिर्फ सेल बायो के बेसिस पे एक्सप्लेन करूंगी, इसी में ही मैं किंगडम मोनेरा की जो डिटेल होती हैं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, उसको इंक्लूड कर दूंगी और उसी के अंदर माइक्रोबायोलॉजी के कुछ पॉइंट्स कि कैसा न्यूट्रिशन होता है, कैसे ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की, वो भी इंक्लूड कर दूंगी। तो होपफुली हम नेक्स्ट क्लास 1 घंटा 45 मिनट या 2 घंटे की रखें,
बाकी डिपेंड करता है जितना लगा कि सफिशिएंटली हम यहाँ देख पा रहे हैं, उन चीज़ों को करेंगे विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आज की क्लास में जो मैंने पढ़ाया है इसके रिस्पेक्ट से नेक्स्ट क्लास में शुरू में मैं 4 से 5 क्वेश्चंस करूंगी, देन हम आगे पढ़ेंगे और फिर लास्ट में फिर हम 5 से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं या फिर जो मुझे लगता है कि आपको आने चाहिए। ठीक है, काफ़ी बेसिक क्लास थी हमारी, होपफुली सबको पसंद आई होगी। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट है अभी तक वो पूछ ले, और लगता है कोई डाउट नहीं है मैम पढ़ने के बाद पता चलेगा। पढ़ाना किसी भी चीज़ की शर्म नहीं करनी है, हमें ये सोचना है कि हमें कुछ नहीं आता और हमें सब कुछ सीखना है। ठीक है, कोई डाउट है किसी का? यस नो में जवाब दे दिया करो, मूर्ति मूर्ति मत बना करो क्लास में। नो मैम। नींद तो नहीं आ रही? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है, चलो ठीक है, फिर एंड करते हैं सेशन और नेक्स्ट क्लास तक कोशिश हमारी रहेगी कि जो हमारा ऐप है उसी पे हमारी क्लास हो। ऐप पे बस ऐसे लगता है कि काफ़ी बार चीज़ें बस ये हैं कि आप वहाँ पे आप देखोगे आपको सिस्टम समझ में आ जाएगा कि ऐप का क्या है, जो भी हमें अच्छा लगा। आपकी कभी डिमांड हुई कि मैम गूगल मीट पे क्लास करनी है, गूगल मीट कर लेंगे, आपको लगेगा ऐप इज़ कंफर्टेबल, काफ़ी बढ़िया है, ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग चली जाती है, कोई इशू नहीं होता, सब चीज़ें हमारी प्राइवेसी के साथ हमारे सिस्टम में होंगी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।